हेलो हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट्स। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड से पहले हम पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। तो अब इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट्स में है उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उसको जो डिवाइड करा गया सबसे पहले तो एक है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही जो कैटेगरीज हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आता है, फिर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आता है। जो यहाँ लिखा भी है ना, आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूलर्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। These are further subdivided into the following categories। वो कैटेगरीज कौन कौन सी? नंबर एक फर्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड जो है मेरी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, देखो ये वहां था मेरा नॉन पोलर था और यहाँ पर है मेरा पोलर सॉलिड्स, फिर है मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड ये मेरा ये हो गया और ये पोलर सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मेरा ये गया। चलिए एक बार इसको मैं जूम कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, देखो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मेरे कौन कौन से आ जाते हैं। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जैसे कि आर्गन हो गया मेरा, ठीक है ना, आर्गन्स हो गया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गया, सॉरी ठीक है। तो ये सब जो मेरे हैं कि नॉन पोलर्स में आते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के नॉन पोलर्स में। पोलर्स में मेरे HCl हो गया, जैसे कि SO2 हो गया, ये सारे मेरे किस में आते हैं? पोलर्स में आते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन पोलर और पोलर मेरा क्या होता है। नॉन पोलर और पोलर्स का, देखो नॉन पोलर्स मेरे क्या होते हैं? नॉन पोलर्स मेरे होते हैं, नॉन पोलर्स की अगर बात करता हूँ, देखो नॉन पोलर्स जितने भी होते हैं ना उसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम्स होते हैं, जो बॉन्डिंग होती है सेम्स एटम्स के बीच में होती है। यानी कि जो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी पावर होती है, जैसे कि H2 हो गया, है ना, H2 हो गया, I2 हो गया, ये मेरे किस में काउंट होते हैं? नॉन पोलर्स में होते हैं। और पोलर्स में यानी कि डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर, इज कॉल्ड पोलर, जिसमें डिफरेंट एटम होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। H हो गया, Cl हो गया, H डिफरेंट है, Cl डिफरेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसमें Cl की हाई है H से, ठीक है ना। तो ये मेरे किस में काउंट आएंगे? पोलर्स में आएंगे। नॉन पोलर्स में कौन से आएंगे? जो सेम से, जैसे H2 हो गया, I2 हो गया, इसको आप याद, और इनका जो फिजिकली नेचर भी होता है ना सॉफ्ट होता है। नॉन पोलर्स का और पोलर्स का जो फिजिकली जो नेचर होता है ना सॉफ्ट होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे की दे रखा दे, एक मिनट के मैं इसको जूम कर दूंगा। जो इनका फिजिकली जो नेचर होता है ना वो सॉफ्ट होता है। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले होते हैं उनका फिजिकली नेचर क्या होता है? उनका हार्ड होता है। दे जो नॉन पोलर्स जो मेरे होते हैं, जो नॉन पोलर्स जितने भी मेरे होते हैं, जैसे कि दे कंप्राइज आइदर एटम, फॉर एग्जांपल आर्गन एंड हीलियम, और द मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हो गया H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2 हो गया, है ना, H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ये और इसका नेक्स्ट पेज ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 हो गया, I2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे इस मेरे किस में आते हैं? नॉन पोलर्स में आते हैं, ठीक है ना। और अगर बेटा पोलर्स की बात करूं, पोलर मॉलिक्यूल्स की,
polar molecule, the molecule of substance like HCl, SO2, etc. are formed by the polar covalent bond. यानी कि मैंने आपको जैसे कि अभी बताया था, पोलर मेरी कोवलेंट बॉन्ड करती है जिसमें क्या होता है, डिफरेंस एटम्स होते हैं और उनकी क्या डिफरेंस क्या होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है। तो वो मेरे किस में आते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं, जैसे कि HCl हो गया, SO2 हो गया, है ना। और इसमें और भी रखें आप, these molecules in such solids are held together by relatively strong dipole interaction, ठीक है ना। जो इनका जो डाइपोल इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। These solids are soft and non-conductor of electricity, जैसे कि HCl हो गया, SO2 हो गया, ये मेरे क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं ना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। These solids are soft and the non-conductor of electricity, ठीक है। तो ये है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन H and F, O और N एटम, ठीक है ना। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स लाइक, जैसे कि H2 हो गया, जो साफ साफ लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स कंटेन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन और नाइट्रोजन एटम, जैसे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन और इनके बीच में जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे कि H2 हो गया, H2 है ना, H2 हो गया। They are non-conductor of electricity. Generally, are they volatile liquids? Volatile in the sense कि जो पानी में इजीली मतलब आसानी से volatile हो जाए, यानी कि भाप बन जाए, ठीक है, जो आसानी से मेरे क्या भाप बन जाए। Generally, they are volatile liquid or soft solids under a room temperature and pressure. बताए समझ नहीं? मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड ना, the molecule of such solids contain polar covalent bond between hydrogen and fluorine or nitrogen atom. Strong hydrogen bonded binds molecule of such solids like H2O ice. They are non-polar conductor of electricity. ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड्स होते हैं, ये जो हमारे क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जनरली जो होते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं अंडर सेम मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कहानी आ गई, ठीक है। तो ये नहीं, एक चीज याद रखना, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल्स और जो क्या कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ही पार्ट है। किसका पार्ट है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ही पार्ट है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ही पार्ट है ये। कौन कौन सा, पोलर हो गया, एक नॉन पोलर हो गया, और जो लास्ट मेरा बेटा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट मेरा आता है आयनिक सॉलिड्स आता है। जो नेक्स्ट मेरा आता है ये मेरा क्या था, आयनिक सॉलिड्स आता है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, सारे क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट उसमें क्या, आयनिक सॉलिड्स, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड्स में आयंस, देखो क्या कह रहा है, आयंस आर दी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयनिक सॉलिड, ion or the constituent particle of ionic solid. Such solid are formed by the three-dimensional arrangement of the cation and anion bound by strong electrostatic force. बात आ रही है, समझ नहीं आ रही है? जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो बने होते हैं थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ दी कैटायन और एनायन बॉन्ड। देखो आयन वाली बात आ गई, जैसे आयनिक आ गया तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ जाओ कि उसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। और जब कैटायन और एनायन है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, उनके बीच में जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आयनिक सॉलिड्स के बीच में। और जो ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड दी ब्रिटल इन दी नेचर। ऐसे सॉलिड्स बहुत हार्ड होते हैं, और जब अगर हार्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। बात है समझ नहीं आ रही है? तो वो कौन से हो रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स की बात हो रही है। देखो आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स जो फॉर्म होते हैं कैटायन और एनायन से फॉर्म होते हैं, कैटायन और एनायन से फॉर्म होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे सॉलिड्स मेरे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसी से एक चीज जुड़ी होगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। कैसा होगा, हाई होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ठीक है ना, सिंस आयन आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन दी सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारी चीज देखो जुड़ी होती है। अगर देखो आयन है तो डेफिनेटली वो मेरे वो कैटायन और एनायन से फॉर्म होंगे, ठीक है ना। और ऐसे सॉलिड्स मेरे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल इन दी नेचर होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होता है। ये सारी चीज मेरी क्या जुड़ी हुई है एक दूसरे से, ठीक है ना। फिर आते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। देखो इसमें क्या कहा गया है मेटालिक सॉलिड्स में, मेटल्स आर, आई होप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। मेटल्स आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन surrounded by and held together by a sea of free electron, ठीक है ना। जो मेटल्स होते हैं आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन, उनका जो कलेक्शन उनके पास पता है पॉजिटिव आयन का कलेक्शन होता है, जब तो मेरे मेटल्स कहलाएंगे। देखो मेटल की आपने पढ़ा होगा पहले, जो मेटल की यानी कि मेटल लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेट, जो मेटल की प्रकृति है, जो मेटल का नेचर है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जब तो उसके पास क्या होगा, पॉजिटिव आयन आएगा ना, जब तो उसके पास पॉजिटिव आयन का कलेक्शन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास कलेक्शन किसका होता है, पॉजिटिव आयन कलेक्शन बढ़ता है, तो एक पॉजिटिव आयन बढ़ गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो यही तो बात समझो उसको, मेटल आर ऑर्डरली कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय द हेल्ड टुगेदर बाय द सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ नहीं, मतलब उसके आप देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में पॉजिटिव आयन में दिखेगा, ठीक है ना। तो मेरे के वो कौन से होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है ना। तो मेरे क्या होंगे, मेटल्स कहलाएंगे। बस ये सिंपल सी तो बात है, इतना आपको याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं कोवलेंट्स और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट्स आते हैं, a wide variety of the crystalline solids of non-metal resulted from the formation of the covalent bond between the adjacent atom throughout the crystals. They are called the jet molecules. देखो सब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड मेरा क्या होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना कोवलेंट्स के बीच में, वो नॉन मेटल के बीच में। फॉर एग्जांपल HCl, H क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो उनके बीच में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। तो यही तो सब कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, ये तो सब कोवलेंट बॉन्ड है मेरे। जो मेटल जो मतलब सॉरी जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन मेटल के बीच में होती है। अ वाइड वैरायटी ऑफ द क्रिस्टल्स ऑफ द नॉन मेटल रिजल्टेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन दी, है ना, एडजेसेंट एटम थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। ऐसी वैरायटी जिसमें नॉन मेटल्स हैं हमारे, ठीक है ना। और कोवलेंट बॉन्ड आर द स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है किसकी तरह, जैसे कि आयनिक बॉन्ड की तरह होता है,
ठीक है। और देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पॉजिटिव एंड सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। लो, इनके बीच में बॉन्ड क्या कहते हैं, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है, और ऐसे सॉलिड्स मेरे क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, ब्रिटल्स होते हैं। अगर हार्ड होंगे तो दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बस सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, बट दे आर इंसुलेटर एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो मेरे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये सारे मेरे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड सॉलिड्स भी है बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आयरन सॉलिड है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए वो किस में आता है, आयनिक सॉलिड में आता है। ठीक है ना, तो ये बात समझने वाली है कोवलेंट बॉन्ड की। क्या है इसमें से पॉइंट निकल के आया मेरा, सच सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, ब्रिटल्स अगर हार्ड है तो दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, और देयरफॉर एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पॉजिटिव्स। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स इसके मेन है, इसके की पॉइंट है, आप इससे बना सकते हो। तो ये मेन पॉइंट हो गया आपको समझाने के लिए मैंने। ठीक है ना, तो नेक्स्ट आते हैं अब इसके अंदर। ठीक, देखो यहाँ पे दे भी रखा है, जो चीज़ अभी हमने पढ़ी है वो सारी चीज़ यहाँ पे रिपीट भी करी हुई। मैं एक बार आपको और दोबारा से समझा देता हूँ। टेबल नंबर 1.2 है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। कौन कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं मेरे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नॉन पोलर्स में जो कौन से आते हैं मेरे, H2 हो गया, I2 हो गया, बेस्ट एग्जांपल ही उठा, O2 हो गया। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है ना, और ये मेल्टिंग पॉइंट का वेरी लो होता है। पोलर्स में कोई डाइपोल्स हो गए, इसमें HCl हो गया, मैंने आपको बताया भी, सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, लो होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में ये भी इंसुलेटर्स होते हैं बट हार्ड होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट्स का होता है लो होता है, जैसे कि H2 हो गया फॉर एग्जांपल, आइस आ गया, है ना। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें आयनिक सॉलिड्स में आता हूँ। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स में आयंस आ गए हमारे, आयंस आ गए। ठीक है ना, जैसे कि NaCl हो गया, Mg हो गया, ZnS हो गया, CaF2 हो गया, हार्ड ऑर्बिटल्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो गया, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट्स। ठीक है ना, मोल्टन स्टेट्स में क्या है, कंडक्टर का रोल प्ले करते हैं। स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, हमारे मेटालिक सॉलिड्स पे आ जाओ। Positives ion in a sea of the delocalized of the electrons, metallic bond, Fe, Cu, Ag, hard but malleable and ductile conductors in solid state as well as in the molten state fairly high हो गया इनका melting point। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कोवलेंट्स, और कोवलेंट्स की बात करते हैं। एटम्स होते हैं, बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बॉन्डिंग कौन सी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जांपल SiO2 हो गया, SiC हो गया, डायमंड्स हो गया। ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए कुछ कुछ। ठीक है ना, ये हो गया, एक्सेप्शंस हो गई कुछ कुछ। ठीक है, और मेल्टिंग से बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताया था हाई भी होता है इसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें। चलो, अब हमारा जो चैप्टर है मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। तो अभी तक तो जो बेसिक्स की बात ही कर रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे। अब ये है हमारा क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स, लैटिस एंड यूनिट सेल। देखो लैटिस मेरा क्या होता है, अगर मैं आपको एक शब्द में बताने की कोशिश करूँ, लैटिस मेरा क्या होता है, एक सेकेंड में इसको जूम आउट कर देता हूँ। राइट, आई थिंक ये दिख रहा होगा। ओके, ठीक है।
देखो लैटिस क्या होता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ ब्लैंक पेज पे समझाने के लिए आपको, मैंने ब्लैंक पेज दे दिया। देखो लैटिस की बात करूँ तो लैटिस मेरा क्या होता है, देखो लैटिस की रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रेगुलर, अब डेफिनेशन नोट कर लीजिए इसका, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जैसे कि एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना, वो भी इन 3D, इन 3D डायमेंशंस, या फिर हम कह सकते हैं या और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, मैं समझाता हूं आपको, इज कॉल्ड लैटिस, यही तो है, इज कॉल्ड लैटिस। देखो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। फिर इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट डाल दिया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट डाल दिया, फिर ये लो इस तरीके से, ये भी पॉइंट्स, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, कैसा मेरा ये अरेंजमेंट क्या है, रेगुलर। फिर लो मैंने और डाल दिया इसके बीच में पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं यही मेरे क्या है, लैटिस हैं, ये मेरे क्या है, लैटिस हैं। जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं इन 3D, या फिर रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस। बातें समझिए, ये जो अरेंजमेंट है पॉइंट्स का, जो रेगुलरली अरेंजमेंट इस तरीके से चलता जाएगा, यही जो है हमारे पॉइंट्स कहते हैं लैटिस कहते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इन 3D ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेल की, अब बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल की अगर मैं बात करता हूं, देखो यहां पर क्या था, यहां पर मेरा था पॉइंट थे, अब इसमें क्या होगा, पॉइंट से मिलके जो मेरी यूनिट बनेगी उसी को हम क्या करेंगे, सेल बनेगी पॉइंट से मिलके, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। देखो अगर मैं यूनिट सेल की बात करता हूं, नोट कर लो, देखो इसको आप नोट कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट 3D units which can form lattice, after repetition is called यूनिट सेल, इज कॉल्ड यूनिट सेल। देखो आफ्टर रिपीटेशन, देखो ये जैसे कि मेरा कोई ये लैटिस है मेरे, एक रेगुलर अरेंजमेंट है, तो इसी में इसी लैटिस से मिलाकर मैं जो रिपीटेशन होते हुए जो मेरी एक सेल बन जाएगी, उसी को मैं क्या कहूंगा, यूनिट सेल कहूंगा। देखो ये अभी इसी रिपीटेशन से मेरी क्या होगी, एक सेल बन जाएगी। काम करते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही मेरा क्या बनेगा, एक यूनिट सेल बना देगा। देखो देखो यूनिट सेल, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी इस तरीके से बनता जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल एक तरीके से क्यूब हो गया ना, क्यूब देखो बन गई यूनिट, ठीक है ना, इसे नीचे टच हो जाएगा, ये क्यूब हो गया। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। मतलब ऐसे जो यूनिट जो लैटिस हैं, जो लैटिस को हिंदी में क्या कहते हैं, जाली कहते हैं, क्या कहते हैं, जाली कहते हैं। तो लैटिस जो बना है मेरा, सॉरी यूनिट सेल जो मेरा बना है किससे रिपीटेशन से बना, लैटिस से बना, ठीक है ना। तो यही है। तो अब देखो टाइप यूनिट सेल मेरी होती कितनी टाइप्स की है, अगर हम बात करूँ, इसको नोट कर लेना प्लीज, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करो यूनिट सेल मेरी होती कितनी टाइप्स की, यूनिट सेल मेरी कितनी टाइप्स की होती है, यूनिट सेल मेरी होती है 2 टाइप्स की, नोट कर लीजिएगा। एक होती है सिंपल यूनिट सेल, बुक में दे रखा है, आपको बुक में भी दे रखा है एनसीईआरटी में, सिंपल यूनिट सेल, और एक होती है सेंटर यूनिट सेल। यूनिट सेल मेरी कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है सेंटर यूनिट सेल और एक होती है सिंपल यूनिट सेल। अब तो सेंटर यूनिट सेल भी मेरी क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है, एक होती है फेस सेंटर यूनिट सेल, एक होती है मेरी बॉडी सेंटर, ठीक है ना, और एक जो होती है मेरी एंड सेंटर। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे कैसे होता है। एक होती है मेरी एंड सेंटर। तो देखो यूनिट सेल मेरी कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, सिंपल यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल। और सेंटर यूनिट सेल भी मेरी कितनी टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल, जो सिंपल यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल ही बोलते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सिंपल यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल ही तो है, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था। तो उसी में क्या होगा, एटम्स को हमने अरेंज करा होगा, उसी में क्या होगा, एटम्स को अरेंज करा होगा, कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी अरेंज करते हैं, वो सारा भी हम इन सब में देखेंगे। सिंपल में क्या होगा, है ना, सिंपल में, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में, जो भी वो सारा एफिशिएंसी था, कितनी एफिशिएंसी उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना।